वाले चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं उससे पहले इसका रिकैप ले लेते हैं कि हमने चैप्टर में क्या पढ़ा। ट्राई करोगी और डेली स्कूल आओगी तो जितने भी लोग हैं वो सब तुम्हारी रेस्पेक्ट करेंगे और तुम सारी बातें क्लियरली बोल पाओगी। ठीक है, इतना हमने चैप्टर में पढ़ लिया था। अब उसके आगे की स्टोरी पढ़नी है। ठीक है, तो चैप्टर में लास्ट में क्या हुआ था, चैप्टर जो हमने लास्ट में कंप्लीट किया था उसमें ये हुआ था कि जो भोली होती है अब उसे लाइफ में एक नई होप मिलती है कि वो भी अपनी लाइफ में कुछ कर सकती है, लोग उसकी रिस्पेक्ट कर सकते हैं। वो कैसा उसने समझा जब वो स्कूल जाने लगी। तो उसके बाद की स्टोरी समझो। दस द ईयर पास्ट, कई साल बीत जाते हैं उस दिन के बाद में। द विलेज बिकम अ स्मॉल टाउन, अब जो विलेज था, जो गांव था एक छोटा, अब वो एक कस्बा बन चुका है। विलेज जब डेवलप हो जाता है, उसमें काफी डेवलपमेंट होने लग जाता है, तो वो एक टाउन बन जाता है। द लिटिल प्राइमरी स्कूल बिकम ए हाई स्कूल, जो प्राइमरी स्कूल थी फर्स्ट से फिफ्थ तक की, अब वो एक हाई स्कूल बन जाती है, 12th तक की स्कूल बन जाती है। There were now a cinema under a tin shed and a cotton ginning mill. अब वहां उस गांव में क्या क्या है, एक तो सिनेमा है जो कि कहाँ है, टिन शेड के अंदर एक सिनेमा बन चुका है। टिन शेड तो समझते हो ना, जो टीनें लगी हुई होती है उनके अंदर। और एक कॉटन गाइनिंग मिल है। कॉटन गाइनिंग मिल मतलब कि जो कॉटन होता है ना, कॉटन का पेड़ होता है, उसमें से बीज निकालते हैं जिस जगह पर, और कॉटन बनाया जाता है। कॉटन तो पेड़ पे उगता है, तो कॉटन से बीज निकाल करके और जहाँ कॉटन को अलग किया जाता है वो होती है कॉटन गाइनिंग मिल। तो वहां पर एक, और मिल का मतलब होता है फैक्ट्री, तो एक कॉटन की फैक्ट्री वहां लग चुकी है। और क्या हो चुका है, वहां पर एक सिनेमा बन चुका है। कहाँ पर, टिन शेड के नीचे। द मेल ट्रेन बिगेन टू स्टॉप एट द रेलवे स्टेशन, जो माल वाली गाड़ी होती है, माल गाड़ी होती है, अब वो उनके स्टेशन पर रुकने लग गई है। इतना वहां पे डेवलपमेंट हो चुका है। वन नाइट आफ्टर डिनर, एक रात डिनर के बाद में, रामलाल said to his wife, then shall I accept बिशंबर नाथ्स प्रपोजल। क्या हमें, अब खाना खा चुके हैं सब लोग, खाना खाने के बाद में जो रामलाल है वो अपनी वाइफ को क्या बोल रहा है कि क्या मुझे बिशंबर नाथ का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। किस चीज, कौन है बिशंबर नाथ और उसका क्या प्रपोजल है वो समझते हैं। यस सर्टेनली हिज वाइफ सेड, तो उसकी वाइफ बोलती है हाँ जरूर। भोली विल बी लकी टू गेट सच अ वेल टू डू ब्राइड ग्रूम, कि भोली बहुत ही खुद को मतलब भोली बहुत ही लकी होगी कि उसे एक ऐसा वेल टू डू मतलब बहुत ही अच्छा खासा कमाने वाला या बहुत ही अच्छा ब्राइड ग्रूम, मतलब तो कल बताया था क्या होता है ब्राइड ग्रूम मतलब दूल्हा, कि उसे एक इतना अच्छा दूल्हा मिलेगा। तो इसका मतलब ये जो बिशंबर नाथ है ये कौन है, ये एक भोली के लिए लड़का देखा जा रहा है। ठीक है, उसका प्रपोजल है। अब बिग शॉप, अब बिशंबर नाथ के पास में क्या क्या है, एक बड़ी सी दुकान है, हाउस ऑफ हिज ओन, उसका खुद का एक घर है, एंड आई हियर सेवरल थाउजेंड इन द बैंक, और मैंने सुना है कि उसके बैंक में भी हजारों रुपए उसके पास में, क्योंकि बहुत पुरानी स्टोरी है तो 1000 रुपए भी उस टाइम पर बहुत ज्यादा होते थे। ठीक है, मोर एवर ही इज नॉट आस्किंग फॉर एनी डावरी, और इसके बावजूद भी वो किसी भी तरह की डावरी नहीं मांग रहा है। डावरी मतलब होता है दहेज। ठीक है, तो अब तक हमने क्या पढ़ा कि अब जो गांव है वो डेवलप हो चुका है और गांव किस में कन्वर्ट हो चुका है, एक टाउन में। उस टाउन में क्या क्या चेंजेस आए हैं, उसमें एक सिनेमा खुल चुका है, उसमें एक कॉटन गाइनिंग मिल खुल चुकी है, और क्या हो चुका है कि जो मेल ट्रेन होती है वो वहां पर उनके स्टेशन पर रुकने लग गई है। अब वहां पर आता है बिशंबर नाथ का प्रपोजल। बिशंबर नाथ का प्रपोजल किसके लिए आता है, भोली से शादी करने का प्रपोजल है उसका। बिशंबर नाथ के पास में क्या क्या है, वो एक कैसा इंसान है, तो उसने बताया कि उसके पास में एक बड़ी सी दुकान है, उसके पास में खुद का घर है, और उसके पास बैंक में कई हजार रुपए हैं, और इसके बावजूद भी वो क्या नहीं मांग रहा है, डॉवरी नहीं मांग रहा है, दहेज नहीं मांग रहा है। दैट्स राइट बट ही इज नॉट सो यंग, ये तो सच है लेकिन वो बहुत ज्यादा यंग नहीं है, मतलब कि वो जवान नहीं है। अब यू नो ऑलमोस्ट द सेम एज एज आई एम, लगभग वो उसी एज का होगा जितने साल का मैं हूं। एंड ही ऑल्सो लिम्स, लिम्स मतलब होता है लंगड़ाना। Moreover, the children from his first wife are quite grown up. अब देखो अब क्या बात बोली है बिशंबर नाथ के लिए कि वो एक तो यंग नहीं है, यंग नहीं है तो उसकी उम्र कितनी होगी, तो उम्र बताने के लिए उसने बोला है कि वो ऑलमोस्ट मेरी उम्र का होगा। जो उसका भोली का फादर है वो बोल रहा है कि वो लगभग मेरी उम्र का होगा, वो इतना बड़ा हो चुका है। एंड ही ऑल्सो लिम्स, और वो लंगड़ाता भी है चलने में। मोर एवर द चिल्ड्रन फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ आर क्वाइट ग्रोन अप, और उसकी जो पहली बीवी के बच्चे थे वो भी काफी बड़े हो चुके हैं। इसका मतलब कि जो बिशंबर नाथ है उसकी पहली बीवी अब नहीं है, वो दूसरी शादी कर रहा है, और वो काफी एज में बड़ा है और उसके बच्चे भी हैं।
ये बात हमें यहाँ से विशंबरनाथ से पता चलती है। और फिर वो भोली से दूसरी शादी करना चाहता है, ठीक है, भोली के लिए उसका प्रपोजल आया है। यहाँ तक के पैराग्राफ में कोई डाउट? ये गांव कैसे एक टाउन में कन्वर्ट हुआ ये समझ में आ गया, विशंबरनाथ के पास में क्या क्या है और वो कौन है वो समझ में आ गया, और लास्ट में उसके बारे में क्या बताया है कि वो यंग नहीं है, वो काफी एज का हो चुका है, वो सेकंड मैरिज करा है और उसकी फर्स्ट वाइफ के जो चिल्ड्रन हैं वो भी काफी बड़े बड़े हो चुके हैं। आगे चले। तो व्हाट डज इट मैटर, तो उसकी वाइफ बोलती है तो इससे क्या फर्क पड़ता है 45 और 50, इट इज नो ग्रेट एज फॉर ए मैन, कि इससे क्या फर्क पड़ता है अगर वो बूढ़ा हो चुका है या उसके 2 बच्चे हैं या उसके बच्चे बड़े हो चुके हैं, वो लगभग अभी 45 से 50 ईयर्स का होगा और किसी आदमी के लिए ये एज बहुत बड़ी नहीं है शादी करने के लिए। मतलब उसकी वाइफ उसके सपोर्ट में है कि वो इतना बड़ा हो रहा है और वो उससे अपनी बेटी की शादी करा रही है, तो भी वो उसके सपोर्ट में बोल रही है कि 45 और 40 कोई ज्यादा एज थोड़ी है किसी आदमी के लिए शादी करने के लिए। वी आर लकी दैट ही इज फ्रॉम अनदर विलेज, कि वो कौन से गांव, हम लकी हैं कि वो कौन से गांव से, किसी दूसरे गांव से, हमारे गांव से नहीं है। एंड डज नॉट नो अबाउट हर पोक मार्क्स एंड हर लैक ऑफ सेंस, तो उसे किस बारे में नहीं पता है कि उसे भोली के पोक मार्क्स के बारे में नहीं पता है जो उसके चेहरे पर दाग हैं, और उसके लैक ऑफ सेंस की वो उसके अंदर सेंसेस कम है, मतलब कि वो सोचती है समझती कम है, इसके बारे में भी उसे नहीं पता है। इफ वी डोंट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल शी मे रिमेन अनमैरिड ऑल हर लाइफ, तो उसकी माँ बोलती है कि अगर हमने विशंबरनाथ का प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया तो मुझे लगता है कि भोली अपनी पूरी लाइफ में अनमैरिड ही रह जाएगी। यस बट आई वंडर व्हाट भोली विल से, लेकिन उसका फादर बोलता है कि मुझे इस बात की चिंता है कि भोली क्या बोलेगी। What will that witless one say? She like a dumb cow, तो वो बोलती है कि वो क्या ही बोलेगी, वो तो एक डम काव है। डम काव का मतलब होता है भोली गाय, डम मतलब भोला, मतलब वो तो एक भोली गाय के समान है, उसको तो आप जो बोलोगे वो वही कर लेगी। मे बी यू आर राइट मटर रामलाल, अब वो बड़बड़ाता हुआ कहता है कि हाँ हो सकता है तुम सही कह रही हो कि भाई भोली हाँ ही बोलेगी, और भोली विशंबरनाथ से अगर शादी नहीं करती है तो वो पूरी लाइफ अनमैरिड रह जाएगी। अब जो रामलाल है वो भी अपनी वाइफ से सहमत हो चुका है। इन द अदर कॉर्नर ऑफ द कोर्टयार्ड, कोर्टयार्ड मतलब क्या होता है बाहर की जगह, रूम के बाहर जो जगह होती है उसको कोर्टयार्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे, यहाँ पे छत नहीं होती है, रूम होता है, छज्जे में तो छत होती है ना, जो भी होता है रूम के बाहर जो जगह होती है उसे कोर्टयार्ड, हाँ चौक, ठीक है। कि उसके दूसरे कॉर्नर में भोली जागी हुई रहती है अपनी कोट के ऊपर, अपनी चारपाई पे भोली है वो जागी हुई रहती है, लिसनिंग टू हर पेरेंट्स विस्पर्ड कन्वर्सेशन, और वह अपने पेरेंट्स की जो बातें चल रही होती है वो सुन रही होती है। विशंबरनाथ वॉज ए वेल टू डू ग्रोसर, जो विशंबरनाथ है वो एक वेल टू डू मतलब बहुत ही अच्छा कमाने वाला ग्रोसर है। ग्रोसर मतलब होता है किराना की जो दुकान चलाता है उसे ग्रोसर बोलते हैं। ही केम विद अ बिग पार्टी ऑफ फ्रेंड्स एंड रिलेशन विद हिम फॉर द वेडिंग, जब शादी वाला दिन आ जाता है तो उस दिन क्या होता है, वो एक बहुत ही बिग पार्टी ऑफ फ्रेंड्स मतलब बहुत सारे दोस्तों के साथ में और रिश्तेदारों के साथ में आता है शादी वाले दिन। अ ब्रास बैंड प्लेइंग अ पॉपुलर ट्यून फ्रॉम एन इंडियन फिल्म हेडेड द प्रोसीशन, कि एक ब्रास बैंड मतलब होता है वो जो होता है ना बैंड बाजे वाले, उनके पास में इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो ब्रास के बने हुए होते हैं तो उन्हें ब्रास बैंड बोला जाता है। तो जो बैंड बाजे वाले होते हैं वो एक फेमस इंडियन किसी फिल्म का एक ट्यून बजा रहे होते हैं और आगे प्रोसीजन मतलब आगे चल रहे होते हैं विद द ब्राइडग्रूम राइडिंग अ डेकोरेटेड हॉर्स, और उनके पीछे पीछे जो दूल्हा होता है वो एक बहुत ही सुंदर सजे धजे घोड़े के ऊपर बैठकर आता है। रामलाल वॉज ओवरजॉयड टू सी सच अ पॉम्प एंड स्प्लेंडर, जो रामलाल होता है ओवरजॉयड का मतलब होता है बहुत ही खुश होना, हैप्पी होना एक तरीके से, वो क्या देखकर बहुत खुश होता है, ओवरजॉयड टू सी सच अ पॉम्प एंड स्प्लेंडर्स, पॉम्प एंड स्प्लेंडर मतलब कि वहां की जो साज सज्जा होती है या सजावट होती है उसको देख करके वो बहुत ही खुश होता है, ठीक है। he had never dreamed that his fourth daughter would have such a grand wedding, उसने कभी नहीं सोचा होता है कि उसकी जो चौथी बेटी है उसकी शादी इतने धूमधाम से होगी। Bholi's elder sister who had come for the occasion were envious of her luck, जो भोले की बाकी बहनें होती हैं
वो उसके इस शादी को देख करके बहुत ज्यादा जेलस हो रही होती हैं कि भाई हमारी शादी तो इतने धूमधाम से नहीं हुई, लेकिन हमारी जो सबसे छोटी बहन है, जो कि दिखती भी सुंदर नहीं है, जिसमें इंटेलिजेंस भी नहीं है, उसकी शादी इतने धूमधाम से हो रही है। इस वाले पैराग्राफ में कोई डाउट? आगे। अबे चल जा माता जी, कहाँ थे अपन? When the auspicious moment came, the priest said, "Bring the bride." Auspicious मतलब होता है बहुत ही धार्मिक या फिर अच्छा। जब वो अच्छा मुहूर्त आता है, ऑस्पिशियस मोमेंट, जब वो एक तरीके से बोलते हैं ना, मुहूर्त निकलता है, जब वो मुहूर्त आता है तो जो प्रीस्ट होता है, प्रीस्ट मतलब होता है पंडित, बोलता है ब्रिंग द ब्राइड। ब्राइड मतलब क्या होता है? दुल्हन। तो जब वो मोमेंट आता है, वो ऑस्पिशियस जब टाइम आता है, तो पंडित जी क्या बोलता है कि दुल्हन को लेकर आओ। भोली क्लैड इन अ रेड सिल्कन ब्राइडल ड्रेस। जो भोली है वो सिल्क की ब्राइडल ड्रेस में, जो कि किस कलर की है? रेड कलर की सिल्क की ब्राइडल ड्रेस में। ब्राइडल ड्रेस मतलब होता है दुल्हन के जो कपड़े होते हैं उनमें आती है। वॉज लेड टू द ब्राइड्स प्लेस नियर द सेक्रेड फायर। भोली जो कि रेड कलर के सिल्क के ब्राइड कपड़ों में आती है, उसको ला करके और आग के सामने जहां दुल्हन बैठती है वहां पर उसे बैठा दिया जाता है। गार्लैंड द ब्राइड, वन ऑफ हिज फ्रेंड प्रॉम्प्टेड विशंबरनाथ, कि दुल्हन को, गार्लैंड मतलब होता है हार, कि दुल्हन को माला पहनाओ। कौन बोलता है? प्रॉम्प्टेड मतलब बोलना, विशंबरनाथ। विशंबरनाथ बोलता है कि दुल्हन को माला पहनाई जाए। द ब्राइड ग्रूम लिफ्टेड द गार्लैंड ऑफ येलो मेरीगोल्ड्स। जो ब्राइड ग्रूम होती है, जो दुल्हन होती है, वो उस माला को उठाती है जो किसकी बनी हुई होती है? येलो मेरीगोल्ड्स की बनी हुई माला होती है, उसे उठाती है। अ वुमन स्लिप बैक द सिल्कन वेल फ्रॉम द ब्राइड्स फेस। कि जो एक वुमन होती है, एक औरत जो होती है, वो दुल्हन के फेस पे से जो वो घूंघट करके आती है उसको पीछे खसका देती है। स्लिप बैक मतलब पीछे करना। द सिल्कन वेल, जो सिल्क का वेल मतलब होता है घूंघट, फ्रॉम द ब्राइड्स फेस, ब्राइड के फेस के ऊपर से जो घूंघट होता है उसको पीछे की तरफ खींच देती है। विशंबर टुक अ क्विक ग्लैंस, विशंबर जल्दी से उसका फेस देख लेता है। द गार्लैंड रिमेन पॉइज्ड इन हिज हैंड, जो गार्लैंड होता है, जो हार होता है, वो विशंबरनाथ के हाथ में ही रह जाता है। द ब्राइड स्लोली पुल डाउन द व्हील ओवर हर फेस, और जो दुल्हन होती है वो वापस अपने सर के ऊपर उस घूंघट को ओढ़ लेती है। हैव यू सीन हर, सेड विशंबर टू द फ्रेंड नेक्स्ट टू हिम। तो विशंबर बोलता है कि क्या तुमने उसको देखा? शी हैज अ पोक मार्क ऑन हर फेस, कि उसके चेहरे पर तो पोक मार्क्स हैं। मे बी बट इफ आई एम टू मैरी हर, सॉरी ये वाली लाइन थी, सो व्हाट, यू आर नॉट यंग इधर। तो उसका दोस्त बोलता है कि तुम भी तो जवान नहीं हो, क्या हुआ अगर उसके फेस के ऊपर पोक मार्क्स हैं? तुम भी तो जवान नहीं हो। देखो अब तक की स्टोरी में क्या हुआ है, अब तक की स्टोरी में जो भोली है उसके लिए एक प्रपोजल आता है। किसका प्रपोजल आता है? विशंबरनाथ का प्रपोजल आता है। उसके घर में किसी चीज की कमी नहीं है, वो अच्छा खासा कमा लेता है, लेकिन उसके साथ में दिक्कत क्या होती है? तो वो लंगड़ा होता है, दूसरा वो बहुत ही ज्यादा होता है एज में, 40 और 50 की एज में होता है, और वो दूसरी शादी कर रहा होता है, और उसके जो फर्स्ट वाइफ के बच्चे हैं वो भी काफी बड़े हो चुके होते हैं। लेकिन भोली के पेरेंट्स क्या देख करके राजी हो जाते हैं कि अगर भोली ने इनसे शादी नहीं करी तो वो अपनी पूरी लाइफ अनमैरिड हो जाएगी। ठीक है, तो भोली भी अपने पेरेंट्स के लिए हाँ बोल देती है। उसके बाद में शादी वाला दिन आता है, दूल्हा अपने बैंड बाजा के साथ में आता है और पंडित जी दुल्हन को बुलाता है। जब वो माला पहना रहे होते हैं तो एक वुमन क्या करती है, जो दुल्हन होती है उसके फेस पे से जो घूंघट होता है उसे पीछे खींच लेती है, जिसकी वजह से विशंबर भोली का चेहरा देख लेता है। और फिर वो अपने फ्रेंड को बोलता है कि उसके चेहरे पर तो पोक मार्क्स हैं। तो उसका दोस्त उसे बोलता है कि क्या हुआ अगर उसके चेहरे पर पोक मार्क्स है? तुम भी तो यंग नहीं रहे, अब तुम भी तो बूढ़े हो चुके हो। मे बी बट इफ आई एम टू मैरी हर, हर फादर मस्ट गिव मी 5000 रुपीज। तो अब वो बोलता है कि अब अगर मैं उससे शादी करूंगा तो उसके फादर को मुझे कितने पैसे देने पड़ेंगे? 5000 रुपीज देने पड़ेंगे। रामलाल went and placed his turban, his honor at Bishambar. रामलाल वेंट एंड प्लेस्ड हिज टर्बन, रामलाल जाता है और अपनी टर्बन मतलब होता है पगड़ी, जो उसकी पगड़ी होती है उसे, उसका जो मान होता है, पगड़ी क्योंकि लोगों का मान होता है, उसे एट विशंबर्स फीट, उसे विशंबर के पैरों में जाकर के रख देता है। डू यू नॉट ह्यूमिलेट मी सो, मुझे इतना ज्यादा शर्मिंदा मत करो। एक 2000 रुपीज, 2000 रुपए ले लो।
क्योंकि अब वो दहेज मांग रहा है एंड मोमेंट पर, तो वो उसे बोलता है कि मुझे शर्मिंदा मत करो और आप 2000 रुपए ले लो, नो 5000 और वी गो बैक, कीप योर डॉटर। तो विशंबरनाथ बोलता है कि 5000 रुपीज, या तो आप 5000 रुपीज दीजिए, अदरवाइज आप अपनी बेटी को अपने पास रखिए, हम तो जा रहे हैं। बी अ लिटिल कंसिडरेट प्लीज, इफ यू गो बैक आई कैन नेवर शो माई फेस इन द विलेज। तो वो उसे बोलता है कि प्लीज थोड़ा बात को समझिए, इफ यू गो बैक, अगर तुम वापस चले जाते हो, आई कैन नेवर शो माई फेस इन द विलेज, मैं अपनी शक्ल इस गाँव में किसी को नहीं दिखा पाऊंगा, क्योंकि उसकी बेटी के घर की से बारात वापस जा रही है बिना शादी किए। देन आउट विद 5000, तो फिर 5000 रुपीज ला कर दो। Tears streaming down his face, Ramlal went in, opened the safe and counted the notes. He placed the bundle at the bridegroom's feet. रामलाल रोता हुआ अंदर जाता है, अपने नोटों के गड्ढे निकाल करके पैसे गिनना शुरू करता है और पैसे ला करके विशंबरनाथ के पैरों में रख देता है। ऑन विशंबर्स ग्रीडी फेस, ग्रीडी मतलब होता है लालची, लिख लो भाई, ग्रीडी मतलब होता है लालची, फेस appeared a triumphant smile, he had gambled and won, gave me the garland, he announced। अब जो विशंबरनाथ है उसका जो लालची फेस है उसके ऊपर एक जीत की स्माइल आ जाती है। ट्रियम्फेंट स्माइल मतलब कि आप किसी चीज के अंदर बहुत ही ज्यादा खुश होकर के जब स्माइल करते हैं वैसी उसके ऊपर स्माइल आती है। ही हैड गैम्बल्ड एंड वॉन, उसने एक जुआ खेला। जुआ क्या खेला? या तो आप मुझे 5000 रुपीज दो या फिर आप अपनी बेटी को अपने पास रख लो। तो वो उसमें जीत जाता है, उसे 5000 रुपीज मिल जाते हैं। तो वो बोलता है कि लाओ अब माला लेकर आओ। वंस अगेन द व्हील वॉज स्लिप बैक फ्रॉम द ब्राइड फेस, एक बार फिर से दुल्हन के चेहरे पे से जो घूंघट होता है वो पीछे की तरफ गिर जाता है। बट दिस टाइम हर आईज वर नॉट डाउनकास्ट, लेकिन इस बार उसकी जो आंखें हैं वो नीचे की तरफ देखती हुई नहीं है। शी वॉज लुकिंग अप, अब वो ऊपर देख रही होती है। लुकिंग स्ट्रेट एट हर प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड, अब वो डायरेक्ट अपने हस्बैंड के, होने वाले हस्बैंड की आंखों में आंखें डालकर देख रही होती है। एंड इन हर आईज देयर वाज नीदर एंगर नॉर हेट, ओनली कोल्ड कंटेम्प्ट। अब उसकी आंखों में ना तो गुस्सा होता है और ना ही हेट होती है, बस क्या होता है? कंटेम्प्ट, मतलब कि होते दया होती है। उसकी आंखों में अब क्या दिखाई दे रहा है? दया उसे दिखाई देती है, मतलब उसकी आंखों में दया दिखाई देती है। किसकी? भोली की आंखों में। ना तो उसकी आंखों में गुस्सा दिखाई देता है ना ही हेट। विशंबर रेस द गार्लैंड टू प्लेस इट राउंड द ब्राइड्स नेक, विशंबर माला को ऊपर करता है दुल्हन के गले में डालने के लिए। बट बिफोर ही कुड डू सो भोलीज हैंड स्ट्रक आउट लाइक ए स्ट्रीक ऑफ लाइटनिंग एंड द गार्लैंड वाज फ्लंग इनटू द फायर। इससे पहले कि वो उसके गले में माला डाल पाता, भोलीज हैंड स्ट्रक आउट, भोली का हाथ आगे आता है, लाइक ए स्ट्रीक ऑफ द लाइटनिंग, जैसे एकदम से कड़कड़ाती हुई बिजली गिरती है वैसे उसका हाथ आगे आता है। एंड द गार्लैंड वाज फ्लंग इनटू द फायर, और जो गार्लैंड है वो जाके आग में गिर जाता है। मतलब भोली जो होती है वो ऐसे हाथ मारती है कि जो गार्लैंड है वो जाकर के आग में गिर जाता है। माला, माला, ठीक है। शी गॉट अप एंड थ्रू अवे द व्हील, वो खड़ी होती है और घूंघट को उठा करके फेंक देती है। पिताजी, सेड भोली इन ए क्लियर लाउड वॉइस, वो एक बहुत ही तेज आवाज में और क्लियर बोलती है पिताजी। एंड हर फादर, मदर, सिस्टर्स, ब्रदर एंड रिलेशंस एंड नेबर्स वर स्टार्टेड टू हियर हर स्पीक विदाउट इवन द स्लाइटेस्ट ट्रेमर। अब उसके जो माता पिता, भाई बहन, रिश्तेदार और गांव के जितने भी लोग होते हैं सब उसकी तरफ शॉक होकर देख रहे होते हैं कि बिना स्टैमर किए, बिना हकलाए इसने कैसे बोल लिया ये। पिताजी, टेक बैक योर मनी, आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन, वो उसे बोलती है कि फादर आप अपने पैसे वापस ले लीजिए, मैं इस आदमी से शादी नहीं करने वाली। रामलाल वॉज थंडरस्ट्रक, रामलाल शॉक हो जाता है। द गेस्ट बिगेन टू विस्पर, सो शेमलेस, सो अगली एंड सो शेमलेस। तो जितने भी सारे गेस्ट होते हैं वो सब बोलते हैं कि कितनी शेमलेस है, मतलब कि ऐसे तो कोई शर्म ही नहीं है, कितनी तो अगली है, कितनी बदसूरत है और कितनी बेशरम है। बोली, आर यू क्रेजी, शाउटेड रामलाल। तो रामलाल चिल्ला के बोलता है कि क्या तुम पागल हो चुकी हो? यू वॉन्ट टू डिस्ग्रेस योर फैमिली, क्या तुम अपनी फैमिली को बेइज्जती कराना चाहती हो? डिस्ग्रेस मतलब इंसल्ट, क्या तुम अपनी फैमिली की इंसल्ट कराना चाहती हो? हैव सम रिगार्ड्स फॉर आवर इज्जत, की कुछ तो हमारी इज्जत का ख्याल रखो। फॉर द सेक ऑफ योर इज्जत, सेड बोली, क्या आपकी इज्जत के लिए? आई वॉज विलिंग टू मैरी दिस लेम ओल्ड मैन, कि आपकी इज्जत के लिए, विलिंग मतलब तैयार होना, नहीं सॉरी, आई वॉज विलिंग, मैंने अपनी इच्छा बना ली इस आदमी से मैरी करने के लिए जो कि बूढ़ा है और लंगड़ा है। बट आई विल नॉट हैव सच ए मीन ग्रीडी, लेकिन मैं ऐसा मीन मतलब कि मतलब ग्रीडी मतलब लालची और कंटेम्प्टेबल कोवर्ड एज माई हस्बैंड, आई वॉन्ट।
देखो मीन ग्रीडी मतलब कंटेम्प्टेबल मतलब कि फॉरवर्ड मतलब होता है लेकिन मैं ऐसे मतलबी लालची और अदयनीय और इतने वीक आदमी को अपना हस्बैंड नहीं मान सकती हूँ। मैं एक बूढ़े और लंगड़े आदमी को अपना हस्बैंड मानने को तैयार हो गई थी आपकी इज्जत के लिए, लेकिन मैं किस आदमी को अपना हस्बैंड नहीं मान सकती हूँ जो कि बहुत ही मीन, ग्रीडी, कंटेम्प्टेबल और कोवर्ड है। समझ में आई ये लाइन? आई वोंट, मैं इससे शादी नहीं करूंगी। वॉट ए शेमलेस गर्ल, वी ऑल थॉट दैट शी वॉज हार्मलेस डम काउ। तो वो सब लोग क्या बोलने लगते हैं कि कितनी बेशरम लड़की है, हमने तो इसे भोली गाय समझा था अब तक। तो भोली टर्न वायलेंटली ऑन द ओल्ड वुमन। तो भोली घूमकर, वो जो औरत ये बोल रही होती है उसकी तरफ घूम जाती है और बोलती है, यस आंटी यू आर राइट, कि आप सही हैं। यू ऑल थॉट आई वॉज डम ड्राइवन का, आप सभी ने यही सोच लिया कि मैं एक भूली गाय हूँ, मतलब आप जो कहेंगे मैं वही करूंगी। दैट्स वाई यू वॉन्टेड टू हैंड मी ओवर टू दिस हार्टलेस क्रिएचर, और इस वजह से आप मेरे को इस हार्टलेस क्रिएचर मतलब इतने क्रूर व्यक्ति के पास में शादी करके भेज रहे हैं। बट नाउ द डम काउ द स्टमरिंग फूल इज स्पीकिंग, लेकिन अब जो आपकी डम काउ थी, जो भोली गाय थी, और जो स्टैमरिंग फूल थी, और जो हकलाने वाली पागल थी, अब वो बोल रही है। डू यू वांट टू हियर मोर, क्या आप और सुनना चाहती हैं? बिशंबरनाथ द ग्रोसर स्टार्टेड टू गो बैक विद हिज पार्टी। अब जो बिशंबरनाथ है, जो ग्रोसर है, वो अपनी पार्टी को लेकर, जो भी इसके साथ लोग आए थे उन सबको लेकर वापस चला जाता है। The confused bandsman thought this was the end of the ceremony and struck up a closing song। जो बाहर बैंड बाजे वाले खड़े रहते हैं वो सोचते हैं कि सेरेमनी खत्म हो चुकी है और वो एंडिंग सॉन्ग गाने लग जाते हैं। रामलाल stood rooted to the ground, कि जो रामलाल होता है, rooted मतलब ऐसा जैसे वो जमीन में धस गया हो, ऐसा वो वहां पर खड़ा रहता है। His head bowed low, उसका जो सर है वो नीचे झुका हुआ रहता है। विद द वेट ऑफ ग्रीफ एंड शेम, ग्रीफ मतलब होता है दुख, और शेम मतलब होता है शर्म। अब शर्म और दुख के कारण उसका जो सर है वो नीचे झुका हुआ है, और वो अपने जहां पर वो खड़ा था वहीं खड़ा रहता है। यहाँ से कुछ नोट करना है? कर लिया? हो गया? द फ्लेम्स ऑफ द सैक्रेड फायर स्लोली डाइड डाउन, की जो आग की लपटें होती हैं वो धीरे धीरे बुझ जाती है। एवरीवन वाज गॉन, सब लोग चले जाते हैं। रामलाल टर्न टू भोली एंड सेड, तो रामलाल घूमता है और अपनी डॉटर से बोलता है, बट वॉट अबाउट यू, नो वन विल एवर मैरी यू नाउ। तो वो बोलता है कि अब तुम्हारा क्या होगा, अब कोई तुमसे शादी नहीं करेगा। वॉट शेल वी डू विद यू, अब हम तुम्हारे साथ में क्या करेंगे? एंड सुलेखा सेड इन ए वॉइस दैट वाज काम एंड स्टेडी, अब जो सुलेखा होती है वो अपनी काम मतलब शांत आवाज में बोलती है, डोंट यू वरी पिताजी, इन योर ओल्ड एज आई विल सर्व यू एंड मदर, कि आप इसकी चिंता मत करिए, आप जब बूढ़े हो जाएंगे, आपके बुढ़ापे में मैं आपको और माता जी की सेवा करूंगी। आई विल टीच इन द सेम स्कूल वेयर आई लर्न सो मच, मैं उसी स्कूल में पढ़ाऊंगी जहां से मैंने इतना सब कुछ सीखा है। इज नॉट दैट राइट मैम, क्या ये सही नहीं होगा मैम? द टीचर हैड ऑल अलोंग स्टूड इन ए कॉर्नर, जो टीचर होती है वो उधर ही एक कोने में खड़ी रहती है, वॉचिंग द ड्रामा, और इस ड्रामा को देख रही होती है। यस बोली, ऑफ कोर्स शी रिप्लाइड, तो वो बोलती है कि हाँ क्यों नहीं। And in her smiling eyes was the light of a deep satisfaction, उनकी जो चमकती हुई आंखें थी उनमें एक रोशनी दिखाई दे रही थी, डीप सेटिस्फैक्शन की, that an artist feel when contemplating the completion of her masterpiece, जैसे कि जब एक आर्टिस्ट अपना काम पूरा कर लेता है और उस काम जो उसने चीज बना ली है उसे देखकर उसकी आंखों में जो खुशी होती है, वही खुशी उसको भोली को देखकर मिल रही थी। क्यों? क्योंकि उसने कहा, एक बच्ची जो बहुत ज्यादा हकलाती थी, जो खुद का नाम नहीं बोल पाती थी, एक ऐसी लड़की उसे बना दिया जो खुद के लिए स्टैंड ले पा रही है और सही के साथ में खड़ी है। ठीक है, ये स्टोरी का एंड होता है।
स्टोरी के एंड में क्या होता है कि जो भोली है वो ये डिसाइड करती है कि वो अपने मदर फादर को सर्व करेगी उनके ओल्ड एज में, और जिस स्कूल में वो पढ़ी है वहीं पर पढ़ाएगी। वो किसी के लिए किसी की भी मतलब किसी के भी नीचे वर्क नहीं करेगी एक तरीके से। ठीक है, ये पूरी स्टोरी थी। इस पूरी स्टोरी का जो मोटो था वो ये था कि अपन को किसी के लुक्स और किसी के पास्ट को लेकर उसे जज नहीं करना चाहिए। ठीक है, और हर किसी को अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए। और एजुकेशन कितना जरूरी है, क्योंकि उसे एजुकेशन मिला तब जाके वो ऐसी बन पाई ना, वरना तो वो वैसी ही रहती हकलाने वाली लड़की। कोई अगर इस चैप्टर में डाउट है तो वो पूछ लो।